हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के विषय में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय हमारी संपत्ति के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकारों के तहत भाग 3 में रखा गया था। तो आज की इस क्लास में हम उस स्थिति को देखेंगे कि अब संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ आर्टिकल 31 में 3 नए आर्टिकल 31 के बाद में 3 नए आर्टिकल बढ़ाए गए हैं। आर्टिकल 31A, 31B और 31C, ये अलग अलग संशोधन के द्वारा 3 नए आर्टिकल भी जोड़े गए हैं। इनके विषय में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखें कि संपत्ति का अधिकार क्या था और आज कैसा है। तो जब मूल संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था उस समय संपत्ति का अधिकार कैसे था उसको पहले हम देखें। मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात हम बाद में करेंगे भी। हमारे मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार से रखा गया था। संपत्ति का अधिकार देखिए, आज भी आपको संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। अधिकार हमने जब मौलिक अधिकार की क्लासेस शुरू किया था तो उस समय हमने बताया था कि अधिकार कई प्रकार के होते हैं। जो एक संविधान में जितने भी अधिकार दिए जाते हैं उन सभी को संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको भाग 3 में रखा गया है, जिनको कहा जाता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत, उनको विशेष संरक्षण प्राप्त है। और अनुच्छेद 13 के द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स को विशेष कवच प्राप्त है। और हमने अनुच्छेद 13 को भी पढ़ा था कि अनुच्छेद 13 में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी अगर संसद ऐसी विधि बनाती है जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो वह विधिक नहीं रहेगी, संवैधानिक नहीं रहेगी, शून्य हो जाएगी। तो इस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको विशेष रक्षा कवच प्राप्त होता है। लेकिन संविधान में जो अन्य अधिकार हैं जो भाग 3 के बाहर हैं, अन्य अनुच्छेद में दिए गए हैं, उनको इस प्रकार का रक्षा कवच प्राप्त नहीं होता है। तो संपत्ति का अधिकार जब हमारा संविधान बना था उस समय इसको भाग 3 में ही रखा गया था फंडामेंटल राइट्स के तहत, और फंडामेंटल राइट्स के तहत होने की वजह से इसको भी रक्षा कवच प्राप्त था। तो अगर हम बात कर रहे हैं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में था। किस रूप में था? मौलिक अधिकार था, अभी नहीं है ये। मौलिक अधिकार था को अंडरलाइन कर लीजिए, मौलिक अधिकार था, अब नहीं है। तो उस समय मौलिक अधिकार ये 2 जगह रखा गया था। देखिए आर्टिकल 19 का क्लाज 1 में F जो था, सब क्लाज F, या आप कह सकते हो आर्टिकल 19 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं थी, तो 7वीं वो संपत्ति वाली ही थी। 6 अभी कौन सी बची हैं? 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के क्लाज 1 में जो दी गई हैं वो इस प्रकार से है। पहली है तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरी संघ एवं संगठन बनाने की, चौथी है कहीं भी घूमने टहलने देश भर में जाने की स्वतंत्रता, उसके बाद में कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता, और कोई भी पेशा या जीवन वृत्ति अपनाने की स्वतंत्रता। तो 6 अब भी हैं, 7वीं यही थी, और ये थी आर्टिकल 19 के क्लाज 1 के सब क्लाज F में। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं आप संपत्ति की 3 चीज़ें की गई हैं। अर्जन कर सकते हैं, व्ययन कर सकते हैं यानी खर्च कर सकते हैं, और धारण कर सकते हैं। उसको आप सुरक्षित कर सकते हैं, उसके स्वामी बन सकते हैं। तो ये 3 अधिकार मिले थे संपत्ति से संबंधित फंडामेंटल राइट्स के तहत। और एक जगह पर और इसके संबंध में प्रावधान था, और वो था आर्टिकल 31 जो अब समाप्त कर दिया गया है। ये जो ऊपर हमने बताया 31A, 31B, 31C, तो यहाँ देखिए ये कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं। इसका मतलब इसका संबंध 31 से नहीं है। 31 के बाद में ये 3 नए अधिकार हैं, 3 नए जो है आर्टिकल जोड़े गए हैं। अब देखिए जब संविधान बना था तो एक क्रम से अनुच्छेद हैं, 31 के बाद 32 आ जाता है। तो अगर वहाँ बीच में कोई बढ़ाने होंगे तो वहाँ पर फिर उसको 32 नहीं कह सकते हैं, नहीं तो फिर 32 वाले को 33, फिर आगे सारे नंबर बदलने पड़ेंगे आपको। तो वहीं पर ABC करके नए अनुच्छेद बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये 3 नए अनुच्छेद हैं। यहाँ पे 31 जो पहले था उसको निरसित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इसमें पूछा जाता है कि इसमें क्या था। तो इसमें जो है संपत्ति के, अगर राज्य संपत्ति
आपकी ले लेता है, अधिग्रहित कर लेता है, अर्जित कर लेता है, तो उसके खिलाफ आपको संरक्षण प्राप्त था। यानी राज्य द्वारा संपत्ति के अर्जन, संपत्ति के अधिग्रहण, यानी आपकी संपत्ति को राज्य ले लेता है, उसके खिलाफ आपको कुछ अधिकार प्राप्त थे। अधिग्रहण के खिलाफ अधिकार यहाँ पे दिए गए थे। तो इस तरह से आपके मूल संविधान में मौलिक अधिकार के तहत संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। फिर इसे लेकर के समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो गई आज़ादी के बाद में, जब जमींदारी उन्मूलन का कार्य शुरू किया गया। तो चूँकि जमींदारी उन्मूलन में ज़्यादा ज़मीन के जो मालिक थे उनसे ज़मीनें हड़पी जा रही थी, तो उसमें संपत्ति का ये क्लाज चूँकि फंडामेंटल राइट्स के तहत था, तो किसी भी संपत्ति को रखना, धारण करना उसका अधिकार था। तो अगर मेरे पास 100 बीघा खेत था तो वो मेरा रखना मेरा अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था। तो जब सरकार मेरी ज़मीन को अधिग्रहित करने लगी तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार रखते थे, और चूँकि फंडामेंटल राइट्स में था इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सीधे जाने का अधिकार था। तो मामला बहुत बिगड़ गया। तमाम जमींदार जो है संपत्ति के अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने लगे। तो फिर विभिन्न संशोधन, प्रथम संशोधन से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई और संपत्ति के अधिकार को धीरे धीरे सीमित करना शुरू कर दिया गया। पहले संशोधन में ही नवी सूची बनाई गई और उसमें कुछ अधिनियम रखे गए ताकि उन पर समीक्षा न की जा सके। हम उसके विषय में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे इनको सीमित करते हुए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा पूरी तरीके से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से खत्म कर दिया गया। ये पहले भाग 3 में रहते थे, भाग 3 में ये। अब यहाँ पर क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और इसके लिए जो संशोधन किया गया था वो 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन और ये किया गया 1978 में। ये फाइनल था। ये प्रक्रिया तो पहले संशोधन से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसमें 44th में ये जाके पूरी हुई। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो है आर्टिकल 19 क्लाज 1 सब क्लाज F ये जो था, और आर्टिकल 31 ये जो आर्टिकल 31 था, इसको निरसित कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया, समाप्त। तो क्या आपके जो संपत्ति का अधिकार था वो समाप्त हो गया है? बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं, यहाँ से समाप्त कर दिया गया, यानी ये 2 अनुच्छेद समाप्त कर दिए गए। तो संपत्ति का अधिकार कहीं ना कहीं तो रखना ही था, तो इसको फिर अब सामान्य अधिकार के तहत, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के तहत इसको दूसरे भाग में अन्य आर्टिकल के तहत जगह दी गई है। तो वो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ पे है। तो अब जो है संपत्ति का अधिकार रखा गया है दूसरे भाग में, अदर भाग 12 में संपत्ति का अधिकार, इसको लिखें वर्तमान में। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार कहाँ है? भाग 12 में है, भाग 12 में। और अनुच्छेद का नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आर्टिकल 300A। अब देखिए आर्टिकल 300 पहले से था, तो उसी के नीचे एक आर्टिकल बढ़ाया गया, आर्टिकल 300A, 300 का इसमें रखा गया। तो अब क्या ये मौलिक अधिकार तो रहा नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार भाग 3 में ही रखे गए हैं। तो अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये विधिक अधिकार बन गया हमारा। विधिक कह सकते हो, कानूनी कह सकते हो, संवैधानिक कह सकते हो, लेकिन फंडामेंटल नहीं कहोगे, विधिक अधिकार है। तो जो विधिक अधिकार होते हैं आर्टिकल 300A में कहा गया है। अब इस अधिकार की परिभाषा फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है, इसको आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 का कवच नहीं प्राप्त है। आप इसके हनन में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 300A में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य बिना किसी कानून के, यानी बिना किसी विधि के, किसी व्यक्ति के संपत्ति का अर्जन नहीं करेगी। यानी कि अर्जन किया जा सकता है कानून बना करके, तो संसद विधि बनाएगी और आपके लोकहित में जो है आपकी संपत्ति का अर्जन कर लिया जाएगा। जैसे कि आपके गांव में आपका खेत है और वहां पर से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग निकालना है, रेलवे की पटरी निकालनी है, या सड़क निकालनी है, या कोई अन्य
मान लेते हैं कोई चीज़ लगानी है, एक बड़ा पावर हाउस लगाना है और आपकी ज़मीन ऐसी जगह पर है कि सरकार को उस ज़मीन की ज़रूरत है, तो आप अगर फंडामेंटल राइट्स के तहत था तो फिर आप बहुत ज़्यादा अधिकार रखते थे, तो सरकार आपकी ज़मीन नहीं ले पाती इतनी आसानी से। लेकिन अब जो है 300A में है संपत्ति का अधिकार, तो फिर इसमें साफ साफ लिखा गया है कि विधि बना करके सरकार आपके संपत्ति का अर्जन कर सकती है, तो फिर आपको मुआवजा दे देगी वो और आपसे ज़मीन ले लेगी। तो इस तरह से संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है। तो क्या भाग 3 में अब संपत्ति के अधिकार के विषय में कुछ भी नहीं रह गया है? तो 2 बातें हैं अब भी जो संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो देखिए, संपत्ति से संबंधित यहाँ पहले नोट कर लें कि आर्टिकल 300A में क्या कहा गया है कि बिना कानून के राज्य संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती, यानी कि कर सकती है, कानून बना के कर सकती है और किया भी जाता है। अब भाग 3 की अगर बात करें कि क्या भाग 3 में अब कहीं भी संपत्ति से संबंधित कोई बात नहीं रह गई, क्योंकि 2 जगह थी और दोनों ही निरसित कर दिए गए हैं। लेकिन अब भी आर्टिकल 30 में और आर्टिकल 31A में 2 जगह संपत्ति संबंधी बात कही गई है, वो देख लें। तो भाग 3 में संपत्ति का अब भी कुछ मामला बचा हुआ है। देखिए, भाग 3 में यानी फंडामेंटल राइट्स में संपत्ति संबंधी प्रावधान अब भी हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या भाग 3 में अब संपत्ति संबंधी कोई प्रावधान नहीं बचा है? तो 2 प्रावधान हैं। एक तो प्रावधान है आर्टिकल 30 में, एक है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 में हमने आपको पीछे भी बताया था, कहा गया है कि यदि राज्य अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था की संपत्ति का अर्जन करती है तो उसे पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। तो यानी कि आर्टिकल 30 क्लास 1 में जो है अल्पसंख्यक के संबंध में कहा गया है, अल्पसंख्यक संस्था की संपत्ति के अर्जन पर पर्याप्त मुआवजा कह सकते हो या हर्जाना कह सकते हो, पर्याप्त हर्जाना, ये आर्टिकल 30 में प्रावधान है। तो ये संपत्ति से संबंधित ही तो है, यानी कि अभी अल्पसंख्यक संस्थाओं के संपत्ति का अर्जन का मामला अब भी फंडामेंटल राइट्स में ही है। और ये जो है 44 संविधान संशोधन 1978 जब ये किया गया था संशोधन, उसी समय ये बात बढ़ाई गई थी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये 44th संशोधन 1978 में ये बात कही गई थी। एक जगह पर और अब भी संपत्ति का मामला भाग 3 में दिखाई पड़ता है और वो है 31A में। 31A के विषय में अभी हम बात करेंगे, लेकिन वो चीज़ यहीं पर आप देख लें। 31A में एग्रीकल्चरल लैंड के अर्जन में भी यही बात कही गई है कि राज्य अगर कृषि भूमि का अर्जन करती है, जैसे कि हमने बताया ना, मेरा गांव में एक खेत है जिस पे मैं कृषि करता हूं, और राज्य अगर उसका अर्जन करती है तो पर्याप्त हर्जाना देना पड़ेगा, बाजार भाव का देना पड़ेगा। तो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए ये पर्याप्त हर्जाने की बात अब भी फंडामेंटल राइट में कही गई है, बाकी के लिए नहीं कही गई है। तो अब दूसरा है आर्टिकल 31A में। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि कृषि योग्य भूमि के अर्जन पर पर्याप्त हर्जाना देना मिलेगा। तो अब यहाँ पर संक्षिप्त में बात करें तो संपत्ति के वर्तमान स्थिति पर अगर आपसे बात की जाए तो संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 301A में रखा गया है भाग 12 में, और मूल अधिकार से ये दोनों अनुच्छेद हटाए जा चुके हैं। 2 बातें अब भी संपत्ति से रिलेटेड भाग 3 में रखी गई हैं, और ये दूसरी वाली बात जो है ये संशोधन 17 अमेंडमेंट 1964 के तहत रखी गई थी। ये जो है 17वां संशोधन 1964 में इसमें रखी गई थी। तो ये हो गया संपत्ति के अधिकार की स्थिति। अब चलिए बात करते हैं आर्टिकल 31A और B और C क्या है, इन पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, जब जमींदारी उन्मूलन वगैरह किया गया उसी समय प्रथम संविधान संशोधन किया गया था,
और प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही आर्टिकल 31A और 31B दोनों प्रथम संशोधन में ही जोड़े गए थे। और इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसको ज़रा समझें। आर्टिकल 31A क्या है? आर्टिकल 31A इस तरह से मत लिखिएगा। देखिए आर्टिकल 31A अगर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये अनुच्छेद 31 का क्लाज ए है, और जब आप लिखते हैं 31A तो इसका मतलब है कि ये अलग अनुच्छेद है, 31 के बाद में दूसरा अनुच्छेद है ये। आर्टिकल 31A जो है क्या प्रावधान करता है, इस पर ज़रा गौर करें। देखिए जैसा हमने बताया ना कि जमींदारी उन्मूलन बात आज़ादी के जस्ट बाद की है, तो लोग अपनी संपत्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने लगे। उस समय तक तो फंडामेंटल राइट ही था ना संपत्ति का अधिकार। तो फिर ये वाला संशोधन में यहाँ पर एक आर्टिकल 31A में कहा गया कि यदि लोक हित में राज्य किसी के संपत्ति का अर्जन कर लेती है तो वो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, इस आधार पर कि वो आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करती है। यानी मौलिक अधिकारों का हनन का तकाजा दे करके आप उसको सुप्रीम कोर्ट में या अन्य कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। संपत्ति के मामले में सिर्फ कहा गया। आर्टिकल 31A में कहा गया कि यदि लोकहित में राज्य संपत्ति का अर्जन करता है, संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसे फंडामेंटल राइट्स के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि लोकहित में अनपत लिया जा रहा है आपका ना, सड़क निकालनी है तो लोकहित का मामला है, बिजली घर लगाना है, सड़क निकालनी है, डैम बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसे आप ये नहीं कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उस समय फंडामेंटल राइट्स ही था ना सुप्रीम वो जो है संपत्ति का अधिकार, इसीलिए ये बात लिख दी गई। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ और चीज़ कही गई कि अगर एग्रीकल्चर कृषि योग्य भूमि, देखिए कृषि योग्य भूमि पहले नहीं कही गई थी, ये 17वां संशोधन है, 17वां संशोधन 1964 में किया गया था ये। इसमें जो है कहा गया कि कृषि योग्य भूमि का अगर करते हैं अधिग्रहण, कृषि योग्य भूमि का अर्जन करने पर पर्याप्त हर्जाना देना होगा, पर्याप्त हर्जाना, क्योंकि कृषि योग्य भूमि अगर होती है तो उस पर परिवार का जीवन यापन शामिल है, तो फिर वो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। इसीलिए बाद में ये चीज़ बढ़ाई गई कि कृषि योग्य भूमि अर्जन करते हो तो पर्याप्त हर्जाना, अन्य को भी मिलेगा, लेकिन ये स्पष्ट फंडामेंटल राइट्स में ही रखा गया है कि पर्याप्त हर्जाना देना होगा। देखिए 31A अभी 35 तक फंडामेंटल राइट्स ही है ना आपके, तो 31A में रखने का मतलब है कि वो फंडामेंटल राइट्स में ही है, आपको पर्याप्त हर्जाना मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अन्य मामलों में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो यह है 31A। 31B क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 31B। अब देखिए ये भी प्रथम संशोधन में ही जोड़ा गया था, ये भी जो है फर्स्ट संशोधन, देखिए ये वाला फर्स्ट संशोधन में जोड़ा गया था, ये वाली बात जो है 17वें संशोधन में जोड़ी गई थी। ये जो 31B आर्टिकल है ये भी जो है फर्स्ट संशोधन में ही जोड़ी गई थी, पहले संशोधन में इसको भी जोड़ा गया था। और यहाँ पर कहा गया कि एक अनुसूची बनाएगी, नवीं अनुसूची, जिसको आप जानते हो, नवीं अनुसूची इससे संबंधित है। ये है नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची से संबंधित है। ये आर्टिकल नवीं अनुसूची से संबंधित है। और यहाँ पर कहा यह गया था कि नवीं अनुसूची में यदि किसी कानून को रख दिया जाता है तो फिर उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। अब देखिए उस समय के हालात क्या थे, उस समय संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, तो उस समय बहुत से कानून बनाए गए थे, विभिन्न राज्यों के द्वारा भी बनाए गए थे और संघ सरकार द्वारा भी बनाए गए थे, जिससे लोगों की संपत्ति छीनी जा रही थी, ली जा रही थी उनसे।
तो उस पर लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन होने की दशा में सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, विभिन्न कोर्ट्स जा रहे थे। तो फिर प्रथम संशोधन में ये बात स्पष्ट तरीके से कह दी गई कि यदि कानून 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है तो उस पर न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। और फिर ये जो सब संपत्ति वाले कानून होते थे जमींदारी उन्मूलन से संबंधित, इनको उठा के 9वीं अनुसूची में रख देती थी सरकार, और ये अधिकार संसद के पास में होता था। यानी 9वीं अनुसूची में किस एक्ट को डाला जाएगा, किसको नहीं डाला जाएगा, ये संसद तय करती थी। कानून भले राज्य सरकार बनाते थे, लेकिन 9वीं अनुसूची में उसको संसद डालती थी। तो सभी जमींदारी उन्मूलन के कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए। तो भले ही आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन था, आपकी ज़मीन छीनी जा रही थी, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते थे क्योंकि वो कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। तो ये भी देखिए फर्स्ट बी में ही इसको जो है 31B में ये प्रावधान कर दिया गया। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अब तो बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है वो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स से हटा ही दिया गया है। लेकिन उस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि उस समय फंडामेंटल राइट्स में अधिकार हुआ करता था। ये 1951 की बात है, ये 1951 में ही हुआ था। तो 9वीं अनुसूची से संबंधित इसमें क्या कहा गया था कि 9वीं अनुसूची के कानून या विधियां न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेंगी, न्यायिक समीक्षा से बाहर हैं, उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं कही जाती है। और यहीं पर आप नोट कर लें कि 24 अप्रैल को एक निर्णय हुआ था, 24 अप्रैल 1973, जिसको कहते हैं केशवानंद भारती निर्णय। केशवानंद भारती निर्णय, उसमें जो है कह दिया गया था कि 24, अब देखिए इसका दुरुपयोग होने लगा था ना फिर 9वीं अनुसूची का। इसमें पहले तो जमींदारी वाले कानून डाले गए, उसके बाद में तमाम जो है और भी कानून उसमें डाले जाने लगे कि राज्य जो है कोई भी कानून बनाती और उसको फिर जो है संसद की सहायता से 9वीं अनुसूची में डलवा देते। तो उस पर लोग अब प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे, कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो लगा कि इसका दुरुपयोग होने लगा है। शुरुआत में तो इसके फ़ायदे थे, बाद में दुरुपयोग भी होने लगा। तो जब केशवानंद भारती निर्णय हुआ, ये भी संपत्ति को लेकर ही था, उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का भी सिद्धांत दिया था। और ये भी साथ में कह दिया कि अब जो है इस तारीख के बाद में जो कानून इस अनुसूची में डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जो शुरू में डाल दिए गए संपत्ति वाले, इससे पहले उन पर नहीं हो सकता, लेकिन बाद में अब हो सकती है। इस तारीख से पहले जो पढ़ गए वो पढ़ गए, तो बाद में फिर 9वीं अनुसूची का प्रयोजन समाप्त हो गया क्योंकि अब इसमें कानून डालने के बाद में भी इस पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 24 अप्रैल 1973 जो केशवानंद भारती निर्णय की तारीख है के बाद के कानूनों पर समीक्षा हो सकती है, समीक्षा हो सकती है। 9वीं अनुसूची की बात हो रही है, 9वीं अनुसूची वाली। अगर उसके बाद में कोई कानून उसमें 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं तो उन पर समीक्षा हो सकती है। तो एक तो ये हो गया। तीसरा और है 31C को भी एक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये दो बातें आशा है आप समझ गए होंगे, कोई विशेष है ही नहीं इसमें। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस समय ये 2 आर्टिकल बढ़ाए गए थे उस समय संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। इसीलिए देखिए ये व्यवस्था आपको सीधे सीधे लगेगी कि लोग कानून का सहारा ले करके सुप्रीम कोर्ट ना चले जाएं संपत्ति के मामले में। तो यहाँ भी देखिए कह दिया कि लोक हित में अगर राज्य संपत्ति ले लेती है तो आप फंडामेंटल राइट्स के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है आपकी ज़मीन हम लेंगे, संपत्ति लेंगे, तो उसके लिए आप कोर्ट ना जाओ। बाद में देखिए इसमें कृषि योग्य के लिए थोड़ी छूट दे दी कि कृषि योग्य के लिए पर्याप्त हर्जाना देना जरूरी है। यहाँ पर भी देखिए साथ में ही ये भी जोड़ा गया था कि 9वीं अनुसूची बनाई और कहा कि 9वीं अनुसूची में जो कानून डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। तो न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती है। तो अगर कानून में कहा गया किसी की संपत्ति आप हड़प कर सकते हैं सड़क बनाने के लिए, तो आराम से ले लेते थे और उस कानून को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकते थे। लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग भी होने लगा। तो उसमें फिर केशवानंद भारती निर्णय में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब जो है जो नए कानून 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे अगर,
तो फिर उस पर समीक्षा हो सकती है, क्योंकि अब इसका दुरुपयोग हो रहा है और जमींदारी उन्मूलन के तो पहले ही कानून उसमें पड़ गए हैं, काम हो ही गया, उसका प्रयोजन हो ही गया है। तो अब वर्तमान में नवी सूची का महत्व वो नहीं रहा जो था पहले। तो ये 2 हो गए। अब देखिए इसके बाद में तीसरा 31C। 31C बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये DPSP से जुड़ा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स पे नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता स्थापित करता है 31C। देखिए कैसे, आर्टिकल 31C क्या कहता है। ये सब इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं और फिर आपको लगता है कि पूछा गया फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन और आप पूरे मौलिक अधिकार रट करके गए, पूरा पढ़ करके गए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आप ध्यान नहीं देते हो। अक्सर 30 के बाद में आप छोड़ देते हो, 32 पढ़ लेते हो जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन आपने 31 को छोड़ दिया क्योंकि 31 में आपको लगा कि 31 तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन 31 के बाद में 3 और अनुच्छेद हैं, 31A, 31B, 31C, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 31C में क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर मेंस में आपको अलग से क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसकी क्लासेज अभी हम आगे करेंगे, भाग 4 शुरू करेंगे, मौलिक अधिकार के बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पढ़ने हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से शुरू हो जाएंगे। भाग 3 कहाँ तक है, देखिए आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। अब 36 से स्टार्ट हो जाएंगे और 51 तक जो है वो आपके DPSP चलेंगे, भाग 4। तो इसमें से 2 ऐसे प्रावधान निकाले गए और कहा गया कि इन 2 प्रावधानों को, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो हैं जिनको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। इसमें यह कहा जाता है कि राज्य जब भी कोई विधि बनाए तो इन बातों का ध्यान रखे जो 36 से 51 के बीच में रखी गई हैं। तो इसमें से 2 ऐसी बातें निकाली गई और कहा गया कि यदि इन 2 चीज़ों के पालन करने के लिए राज्य कोई विधि बनाती है तो भले ही वो विधि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का अतिक्रमण करती हो, फिर भी वो चुनौती नहीं दी जा सकती उसको। यानी कि 2 बातें ऐसी आपको हम बताएंगे अभी जो इसमें से उठाई गई हैं। उन 2 बातों को लागू करने के लिए अगर राज्य यानी संसद कोई विधि बना देती है तो उस विधि से भले ही आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका अतिक्रमण हो रहा हो, फिर भी उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हावी हैं, उन पर प्रभावी हैं। तो देखिए वो कौन सी 2 बातें हैं। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, इसको जो है खा और गा कहेंगे। आर्टिकल 39 खा हिंदी में कहेंगे 39 खा और 39 गा। तो आर्टिकल 39B और C इनके पालना के लिए आर्टिकल 39B और 39C के लागू करने के लिए बहुत आसान है, अगर कायदे से समझ लेंगे भूलेगा नहीं। आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए यदि संसद कोई विधि बनाती है, यदि संसद या राज्य लिख लें क्योंकि सिर्फ संसद क्यों लिखें, राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। यदि राज्य कोई विधि बनाता है, पहले आप इसको नोट करें, अभी समझ में आ जाएगा। विधि बनाता है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे आर्टिकल 14 और 19 का अतिक्रमण करते हैं। अब देखिए आर्टिकल 14 और 19 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और अनुच्छेद 13 क्या कहता है, यहाँ पर अब आप अनुच्छेद 13 को समझें।
आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कोई भी ऐसी विधि अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी तो वो स्वतः निरस्त हो जाएगी या उसका वो पार्ट निरस्त हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि इनके दो के पालन के लिए अगर कोई विधि बनाई जाती है तो भले ही वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे फिर भी वो लागू रहेगी। इसका मतलब यह है कि जहाँ 31C आता है वहाँ आर्टिकल 13 चला जाता है। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करे वह विधि शून्य होगी, खत्म हो जाएगी, होगी। अब यहाँ पर देखिए जस्ट उल्टा बात है उसके कि नहीं है। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी विधि अगर संसद बनाती है और वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है तो वो विधि शून्य हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ही कहा गया है 31C में कि यदि 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो वो भले ही आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन कर रही हो, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही हो, वो चुनौती उसको नहीं दी जा सकती है, चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी वो आर्टिकल 13 के अनुसार निरस्त नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि जहाँ 31C आ जाता है वहाँ पर 13 चला जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा, जहाँ आर्टिकल 31C आ जाता है वहाँ पर आर्टिकल 13 निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स पर हावी हैं, 31C के अनुसार प्रभावी हैं। अब ये चीज़ कब लाई गई थी? ये चीज़ शुरुआत से नहीं थी। 31C को जो है एक संशोधन के द्वारा लाया गया था। ये था 25वां, ये है 25वां संशोधन। 25वां संशोधन 1971 के द्वारा जो है ये चीज़ लाई गई थी। तो ये हो गया इतना। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ आ रही होगी कि भाई ऐसा इन दो में क्या है, इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि इनको भी वरीयता नहीं दी जा रही है। तो उसके लिए आप इसे नोट करें कि आर्टिकल 39 खा में क्या है ऐसा। तो आर्टिकल 39 खा कहता है कि लोक हित में, समुदाय के हित में भौतिक संसाधनों का जो है सम वितरण किया जाना चाहिए। भौतिक संसाधनों का सम वितरण किया जाना चाहिए लोक हित में। लोक हित में समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण, इसको और डिटेल में हम DPSC में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें यह कहा गया कि लोक हित में समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण यानी समान वितरण किया जाएगा। एक प्रकार से समाजवाद लाने की बात की जा रही है कि ऐसा नहीं होगा कि भौतिक संसाधन सब एक ही व्यक्ति को दे दिए जाएं, सब सम वितरण होगा। तो इस चीज़ को लागू करने के लिए यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाता है तो वो पक्का है कि इन दो आर्टिकल का उल्लंघन जरूर होगा। विधि के समक्ष समता का उल्लंघन हो ही जाएगा उसमें, क्योंकि समान रूप से बांटने के लिए हो सकता है किसी के पास ज़्यादा हो उससे लेना पड़ जाए, हो सकता है किसी को विशेष वरीयता देनी पड़ जाए। बराबर लाना है अगर दो व्यक्तियों को तो एक को आपको हेल्प देनी पड़ सकती है, एक से कुछ छीनना भी पड़ सकता है। तो जब ये सब आप करना शुरू करोगे तो फंडामेंटल राइट्स तो उल्लंघित होंगे ही, जिससे आप कुछ लेने लगोगे या किसी को अतिरिक्त देने लगोगे तो समानता की बात कहाँ रह जाएगी। लेकिन ये लाने के लिए समानता, इसका उद्देश्य बहुत पवित्र है कि सबको समान बनाया जाए, तो इसीलिए वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स आपके नहीं देखे जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या कही गई, दूसरा जो इसमें आर्टिकल बताया 39 गा यानी C, उसमें कहा गया है कि धन और उत्पादन के जो साधन हैं यानी संसाधन हैं उनका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि पैसा किसी एक ही व्यक्ति के पास जा रहा है या संसाधन तेल, पेट्रोलियम, कोयला, गैस सब एक ही व्यक्ति के पास जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एक ही व्यक्ति सारे संसाधनों का, सारे पैसे का केंद्रण कर लेगा। ऐसा राज्य को नहीं होने देना है, उसके लिए कानून बनाने पड़ेंगे। तो कानून बनाएंगे तो जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा संसाधन जा रहा है उसको रोकना पड़ेगा, उसके ऊपर तमाम टैक्स वगैरह लादने पड़ेंगे, यानी कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसके
14 और 19 के तहत यानी फंडामेंटल राइट्स जरूर बाधित हो जाएंगे, तो फिर वो कोर्ट जा सकता है। इसीलिए कहा गया कि आप कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने 39C के पालन के लिए कानून बनाया है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि धन और उत्पादन के साधन या संसाधन आप कह सकते हो, साधनों का संकेंद्रण नहीं हो, ऐसी विधियां बनाई जानी चाहिए। इसको एक छोटे से उदाहरण के तहत समझें कि यदि एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा वो कमा रहा है, तो उसके पास पैसे का केंद्रण हो रहा है, तो सरकार उसके ऊपर लगा देती है अतिरिक्त टैक्स कि जो ज़्यादा कमा रहा है उससे हम 30% टैक्स लेंगे, और जो कम कमा रहा है उससे हम 10% लेंगे, बहुत कम कमा रहा है उससे हम नहीं भी लेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 कहाँ रह गया? विधि के समक्ष समता कहाँ रहेगी? आपने टैक्स लेने की विधि बनाई, एक से ज़्यादा ले रहे हो, एक से कम ले रहे हो, एक से कुछ भी नहीं ले रहे हो, तो विधि के समक्ष समता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि धन का संकेंद्रण एक जगह ना हो पाए, इसीलिए हम ये विधि बना रहे हैं, तो फिर ये मान्य होगी। जिससे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है वो ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इस तरह से जहाँ 31C आ जाता है वहाँ से आर्टिकल 13 चला जाता है। तो ये है आपका 31C। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। हम देखेंगे कि किस प्रकार से पुलिस, सेना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, खुफिया विभाग और उससे जुड़े हुए तमाम जो विभाग हैं, तमाम जो है बल हैं, यानी आप कह सकते हो सैन्य और अर्धसैनिक बल जो होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं। आप छोटी सी बात पर अगर विचार करो तो आपका जीवन का अधिकार होता है, लेकिन सैनिकों को दुश्मनों की गोलियों, तोपों के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि आप यहाँ पर लड़िए, और वो वहाँ पर कह दें कि जीवन जीने का मेरा अधिकार है, मैं इस चलती हुई गन मशीन के सामने नहीं जाऊँगा, मेरी जान जा सकती है। तो ऐसे में क्या होगा? क्योंकि उनका भी तो जीवन का अधिकार है। या फिर कोई सेना का बड़ा अधिकारी है और उसको सारे सीक्रेट पता है, कितना गोला बारूद है, कितनी जहाज़ ख़राब है, कितनी तोपें चल रही हैं, यानी उसको सीक्रेट पता है, और बोलने की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है। कल को वो अपना एक पत्र निकाले, पेपर में छाप दे, या किसी को मीडिया में जा कर के बताने लगे कि भाई सेना के तो 6 जहाज़ बिगड़े खड़े हुए हैं, या फिर हम वो वहाँ से डील कर रहे थे, वो मिसाइल ये सब सारे सीक्रेट वो बोल दे, और फिर वो कहे कि आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे, मैं बोल सकता हूँ जो भी बताना चाहूँ, मेरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो सोचो देश का क्या होगा अगर सेना के जवान प्रदर्शन करने लगे। आर्टिकल हमें स्वतंत्रता देता है कि हम संघ बना सकते हैं। अगर सेना के जवान मिल करके अपना संगठन बना ले, सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन करना शुरू कर दें, विरोध प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है, संघ बनाना हमारा फंडामेंटल राइट है, कहीं भी जाना, कहीं भी रहना, कोई भी जीवन व्यतीत कर, इस तरह बहुत सी स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त हैं। लेकिन अगर सेना में ये सारे अधिकार वो अपना यूज करना शुरू कर दें तो फिर देश का क्या होगा? यानी कि जो सेना होती है या अर्धसैनिक बल होते हैं, उनके और पुलिस, खुफिया विभाग, इनके फंडामेंटल राइट्स को बहुत सीमित कर दिया जाता है। तो कैसे सीमित कर दिया जाता है? क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ही आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 दो हम पढ़ेंगे, एक में मार्शल लॉ पढ़ेंगे, एक में सशस्त्र बल के लिए पढ़ेंगे। ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स का जो है सीमित किए जाते हैं, निलंबित किए जाते हैं, वो दो बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस में क्वेश्चन इससे दिए जा सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में सैन्य बलों के फंडामेंटल राइट्स की स्थितियां क्या हैं, या फिर अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, सैन्य शासन लागू है, तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स आपके कैसे रिएक्ट करेंगे, इन पर बात करेंगे। और साथ में 35 को भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार लास्ट में पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के तहत। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।